अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा होगा, वो फ्लूइड्स के बारे में था। फ्लोटेशन का पहला चैप्टर फ्लूइड्स मैंने समझाया, उसके बाद प्रेशर समझाया। प्रेशर जब वजूद में आया, प्रेशर की फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सपीरियंस करता है प्रेशर। प्रेशर पे और काम एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था पास्कल, और आज हम इसी पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल ने 3 चीजें बताई, क्या क्या चीज उन्होंने बताई वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम डेंसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको फिर समझ आएगा कि अप थ्रस्ट क्या होता है, डाउन थ्रस्ट क्या होता है, बयान्सी क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्कल का असली नाम था ब्लास पास्कल। ब्लास पास्कल ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। ये फिजिक्स भी जानते थे और मैथमेटिक्स भी जानते थे। प्रेशर के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहली बात जो प्रेशर के बारे में कही, पहली बात वो इन्होंने कही, याद यहाँ पे ध्यान में रखे बेटा। इन्होंने कहा अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों नेग्लेक्ट करेंगे वो हमें डेंसिटी में समझ आएगा। बिल्कुल हाँ, तो अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, मान लो ये मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में के अंदर मैंने रखा है एक फ्लूइड। ये इस कंटेनर के अंदर है एक फ्लूइड। फ्लूइड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? ये एक्सपीरियंस करेगा प्रेशर। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। इन्होंने कहा अगर हम इस फ्लूइड में डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे है पॉइंट ए, यहां पे है पॉइंट बी, यहां पे है पॉइंट सी, यहां पे है पॉइंट एल, यहां पे है पॉइंट एक्स। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स इस फ्लूइड्स में कंसीडर करेंगे, हर एक पॉइंट पे अच्छे से देखना, हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो होता है सेम। ये पहली बात कही किसने? पास्कल ने। तो पास्कल का पहला लॉ क्या था? इन्होंने कहा इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ये क्यों बोला ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम डेंसिटी पढ़ेंगे। इफ ग्रेविटी इज neglected, अच्छे से देखना, if gravity is neglected then pressure at every point in liquid remains same। हाँ, हर जगह जो लिक्विड में प्रेशर रहेगा, जो फ्लूइड में प्रेशर रहेगा वो रहेगा सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने 4 पॉइंट्स बताए, लेकिन पहली कंडीशन क्या है? वो ये है इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, यानी कि ग्रेविटी को हमने क्या किया? नेग्लेक्ट किया। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। बताओ ए पे कितना पॉइंट होगा? आप कहोगे प्रेशर एट ए सर शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। तीनों जगह प्रेशर सेम होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का जो पहला स्टेटमेंट वो ये है, प्रेशर हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेरी गुड। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। देखो फ्लूइड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले बताया, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट आया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अच्छे से देखना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की यहां पे बात आई। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है और कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब मैंने एक बैलून को लिया, इस बैलून के अंदर मैंने बेटा हवा भर दी, ठीक है। हवा भरने के बाद मैं इस बैलून को प्रेस करके कंप्रेस कर सकता हूं। तो ये जो फ्लूइड इसके अंदर एयर है, दिस एयर बिकम्स कंप्रेसिबल फ्लूइड। व्हाई कंप्रेसिबल फ्लूइड? क्योंकि हम इस बैलून को क्या कर सकते हैं बेटा? कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर मैं दूसरी फ्लूइड की एग्जांपल लूंगा, अगर मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर मतलब
एक गोल सा ऐसे एक पाइप ली बेटा, इसके अंदर मैंने पानी को फिल किया। पानी फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया पिस्टन, जैसे सिरिंज होता है हमारे पास जिसे हम इंजेक्शन करते हैं। इस फ्लूइड को मैं जब दबाने की कोशिश करूंगा, ये पानी बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। जो ये वाला फ्लूइड है, दिस इज अगेन ए फ्लूइड, बट दिस फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि कंप्रेस करने के बाद ये बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता है। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। दो फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल वो जिसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद जो लिक्विड कंप्रेस ना हो, जिसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, यानी कि पोजीशन चेंज ना हो, उसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल, और जिसमें ये सारी चीजें हो उसको बोलेंगे कंप्रेसिबल। ठीक है, इन्होंने बोला अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में प्रेशर लगाएंगे किसी भी एक पॉइंट पे, यानी कि मैंने यहां पे इसको लगाया, ये पिस्टन था ऊपर, ये बंद है, सिलेंडर क्लोज्ड कंटेनर है, बिल्कुल बंद है। अगर मैंने यहां पे इसको प्रेशर लगाया इस पिस्टन की वजह से, मैं ऊपर से इसको लगा रहा हूं प्रेशर, वो प्रेशर फॉर एग्जांपल आए 10 न्यूटन। कितना आया? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं होगा ए पे, ये बी पे भी पहुंचेगा, ये सी पे भी पहुंचेगा, हाँ, और यही इस वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी बराबर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है? इन एन एवरी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड if force F is applied, just wait, I will rub it। तो जो ये है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आप उनको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इसका स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है, द प्रेशर अप्लाइड, अच्छे से देखना, टू एन इनकम्प्रेसिबल closed fluid is transmitted unidimensionally or same throughout the liquid, and walls of container तो ये सेम लगता है, एक तो हर एक फ्लूइड के पार्टिकल पे और इसके कंटेनर के वॉल्स पे बराबर इतना फोर्स लगता है। ठीक है, अगर हम किसी एक पर, लेकिन कंडीशन क्या है? एक तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और दूसरा ये क्लोज्ड होना चाहिए। ओपन पे ये वाला स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और एक तीसरा स्टेटमेंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में। अगर फ्लूइड के अंदर प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है। तो आप लोगों को मैं एक स्टोरी बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा द थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कुआं। वो क्या करता है, मान लो यहां पे है हमारे पास एक पार्ट, जिस पार्ट में क्या था? जिस पार्ट में पानी था, तो एक कुआं आता है, वो कंकरिया ला के इसके अंदर डाल देता है। डालने के बाद इसकी लेवल ऊपर हो जाती है और वो पानी पीता है। लेकिन और एक चालाक कुआं आया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चोंच में अपनी क्या लाई बेटा? अपने चोंच में इन्होंने लाई पत्थर। हाँ, पत्थर लाने के बाद, इस चोंच में पत्थर लाने के बाद इन्होंने यहाँ से ड्रॉप की, तो वो यहाँ पे इस पे पड़ी, तो ये टूट के यहाँ से पानी बाहर आया। दूसरे ने भी देखा, उसने भी यहाँ पे पत्थर फेंका तो यहाँ से बाहर आया, यहाँ पे पत्थर फेंका तो बाहर आया, यहाँ पे पत्थर फेंका तो बाहर आया। इससे इन्होंने बोला जो ये फ्लूइड अंदर इस कंटेनर के था, ये प्रेशर लगाता है, हाँ, लेकिन जो ये प्रेशर है बेटा, ये जिस सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ये वहां पे प्रेशर लगाता है। इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर। देखो, अगर ये आप पार्ट इमेजिन करोगे, यहां से इसको एक होल करो, एक छोटी सी छेद करो, वहां से पानी इधर की ओर निकलेगा। यहां से छेद करो तो इधर की ओर निकलेगा, यहां से छेद करो तो यहां की ओर निकलेगा। तो जो प्रेशर की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर टू द
surface, the direction of pressure is always perpendicular to the surface in contact. जिस किसी सरफेस के साथ ये फ्लूइड कांटेक्ट में होगा ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसको आप नोट कीजिए, ये 3 स्टेटमेंट थे किसके? पास्कल के। तो इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। जो मैंने अभी पास्कल्स लॉ आप लोगों को पढ़ाया, पास्कल्स लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जो लिफ्ट होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये कैसे लिफ्ट ऊपर चला जाएगा वो हम यूज करते हैं, पास्कल्स लॉ को यूज करके हम वो बनाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे होती हैं, ब्रेक्स हम कैसे ऑटोमोबाइल हैं, वो भी इसी को यूज करके हम इसी पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है। लेकिन मसला यह है कि वो आप हायर क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लूइड मैंने लिया, इस फ्लूइड के अंदर मैंने इस शेप का कोई एक क्यूब इस शेप की एक बॉडी मैंने रख दी। आप लोग मुझे बताओगे बेटा ये जो वाली सरफेस है, इस सरफेस पे कैसा फोर्स होगा, नीचे वाली सरफेस पे कैसा फोर्स होगा, इस वाली पे कैसे फोर्स लगेगा। तो अभी पास्कल्स लॉ का थर्ड स्टेटमेंट जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है वो कहता है यहाँ पे जो प्रेशर की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ऐसे होगी इस सरफेस को, और नीचे जो प्रेशर की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, और यहाँ पे प्रेशर की डायरेक्शन ये वाली होगी। सर क्यों ऐसे होगा? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जो लिक्विड के सरफेस में है इसको ऑलवेज वो परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं यहाँ पे और एक डायग्राम बनाऊंगा क्यूब की या स्क्वायर बनाया, तो यहाँ कैसी डायरेक्शन होगी? यहाँ पे बेटा ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, और यहाँ पे ऐसे होगी, और यहाँ पे ऐसे होगी। ये परपेंडिकुलर होगी टू ऑल साइड्स ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके आगे क्या है? अगर हम एक बैलून को लेंगे, बैलून के अंदर जब हम एयर को इंसर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे भी बड़ा हो जाता है, यहाँ से भी बड़ा होता है, तो हर जगह से ये प्रेशर लगता है, इसीलिए बैलून ऐसे खुल जाता है। या अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे, वॉलीबॉल की बात करें, जब हम उनको एयर इंसर्ट करें वो हर साइड से खुलता है। तो डायरेक्शन ऑफ एयर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? आप मान लो बेटा डेंसिटी मीन्स कौन कितना भारी है, कौन कितना हैवी है। तो वो हम कैसे देखते हैं? सुनो, जिस कमरे में मैं बैठा हूं इसकी शेप है जस्ट लाइक क्यूब। हम एक क्यूब को लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। जो वो क्यूब लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा उसको किया है, उस क्यूब की इस रूम को आप इमेजिन करो। इस रूम की जो लेंथ है वो आप मान लीजिए 1 मीटर है, इसकी जो विड्थ है दैट इज 1 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो भी है 1 मीटर। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ बेटा, इसकी जो लेंथ है वो तो 1 मीटर है सर, इसकी जो विड्थ है वो भी कितनी मैंने बताई 1 मीटर है, और जो इसकी हाइट है वो भी है 1 मीटर। तो ऐसे क्यूब को हम बोलते हैं 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वो होता है जिसको बेटा 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट होगी। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट होगी। लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेडथ कितनी है 1 मीटर, और हाइट कितनी है 1 मीटर। इसका वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो दिस वॉल्यूम इज 1 मीटर cube. That means this cube contains a volume of 1 meter cube. इस 1 मीटर क्यूब को हम स्टील का लेते हैं या किसी और का लेते हैं, इसको हम लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। इसके बाद जिस किसी चीज की भी हमें डेंसिटी लेनी होती है, हम क्या करते हैं? हमें पानी की फॉर एग्जांपल डेंसिटी लेनी है, हम पानी को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर जब हमने पानी को डाला, पानी को डालने के बाद ये जब कंप्लीट भर गया, भरने के बाद हम उस पानी को बाहर निकालते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो हम उसको एक बीम बैलेंस पे लेते हैं
इसी गोबर त्रकरी पे त्रावान या किसी और डिवाइस पे लेते हैं। जब हम उस पे लेते हैं फिर हम इसको मेजर करते हैं कि ये जो पानी था जो इस 1 मीटर क्यूब में हमने डाला, जितना इसमें पूरा के पूरा जिस पानी से भर गया इसकी मैस कितनी है, तो वो नाप करके फॉर एग्जांपल अगर उसकी मैस जो इसमें फिल हुआ यहां तक इसकी मैस आ गई फॉर एग्जांपल 1000 kg, तो हम क्या कहते हैं जो डेंसिटी इस वाटर की है दैट इज 1000। आया बेटा समझ में। अब अगर मैंने वुड को लाया, वुड को इसके अंदर इंसर्ट किया, डाला मैंने वुड को इसके अंदर, मैंने उसको देखा फिर यहाँ पे तोल के उसकी मैस मुझे आई फॉर एग्जांपल 800 kg, तो मैं बोलता हूं डेंसिटी ऑफ वुड जो है दैट इज 800। ठीक है। अब अगर मैंने आइस को लाया और यहां पे इसके अंदर इंसर्ट किया, उसकी मैस मुझे आई फॉर एग्जांपल 920 kg, तो मैं क्या बोलता हूं डेंसिटी ऑफ आइस इज 820। अब अगर मैंने मरकरी को लाया तो उसको फिर मैंने यहां पे नापा, वो 13600 kgs आया, तो उसकी डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो बन गई 13600। तो ऐसे हम देखते हैं डेंसिटी। अब ये डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी मतलब मैंने मैस को डाला, मैंने मैस को इंसर्ट किया, मैंने मैस को इंटर कराया एक वॉल्यूम में। कितना मैस इस वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में भर जाएगा बेटा, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या आती है बेटा? डेंसिटी की डेफिनेशन होती है डेंसिटी में बी डिफाइंड एज mass per unit volume, mass per unit volume, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना मैस भर जाएगा। तो मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या आएगा? हाँ, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 सिंबल से। तो यहां पे हम लिखेंगे डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने एक सिंबल पढ़ा होगा पाई मैथमेटिक्स में, वैसे ही इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? यहां पे मैं लिखूंगा, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? या तो इससे हम डेंसिटी को दिखाएंगे या तो बेटा और इससे दिखाएंगे। सर ये कौन सा नया मुसीबत आ गया? इसको हम बोलते हैं सिग्मा। हाँ, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे पाई ग्रीक है वैसे रो भी ग्रीक है और सिग्मा भी ग्रीक है। तो इन लेटर्स से हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी को लिखने का तरीका रो इज डेंसिटी या सिग्मा इज डेंसिटी। ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मैस हम डाल सकते हैं इस वॉल्यूम में, ये बन गई हमारी डेंसिटी। तो मैस का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? ये फार्मूला है डेंसिटी के लिए। अब बताओ ऐसा यूनिट क्या आएगा डेंसिटी का? द ऐसा यूनिट, अच्छे से देखना, द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या बनेगा? ऐसा यूनिट जो डेंसिटी का बनेगा, मैस का ऐसा यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब इज ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। और डेंसिटी लिखो, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो डेंसिटी है बहुत सारे मटेरियल की डेंसिटी में अभी आपको लिखवाऊंगा, बहुत सारे सबस्टेंसेस की, लेकिन अभी आप सिर्फ याद रखो डेंसिटी जो वाटर की होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये पता है, यानी कि इस क्यूब में मैंने वॉल्यूम डाला वाटर का, वो आया 1000। अगर डेंसिटी ऑफ कोई आपको वुड बोलेगा तो आप बोलोगे सर दैट इज 800 kg पर मीटर क्यूब। अब आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैसे है। अब देखो आगे, ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है बेटा, रियलिटी में इसकी 1000 नहीं होती है। रियलिटी में इसकी वेरी करती है विद टेम्परेचर। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विथ व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ ये चेंज भी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000। इसको बोलते हैं एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर चेंजेस इट्स डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से डेंसिटी क्या होती है? वाटर की चेंज होती है। तो ये जो 1000 इसकी डेंसिटी होती है, ये सिर्फ
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, और वो जो टेम्परेचर है दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको कोई बोलेगा मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है वाटर की, तो उसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ये एई के एग्जाम में भी पूछा गया था। हाँ, तो ये याद रखना 4 डिग्री पे ही सिर्फ इसकी डेंसिटी इतनी होती है, बाकी ये वेरी करती है टेम्परेचर। और वुड की कितनी है, वुड की 800 है। अगर कोई बोलेगा डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है, हम बोलेंगे 920 है केजी पर मीटर क्यूब। अब हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, इसका और एक टाइप भी है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। तो यहां पे नोट कीजिए अब आप नया टॉपिक, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब जब हम किसी चीज को किसी दूसरे चीज के साथ रिलेट कराते हैं, हम बोलते हैं वो मेरा रिलेटिव है। क्या है वो, मेरा ये वाला रिलेटिव है, वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिलेट मतलब हम अपने आप को किसी और के साथ रिलेट करते हैं। तो अब हम डिफरेंट चीजों के अलग अलग नाम याद नहीं रखते हैं डेंसिटी, हम उनको रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। जैसे हमें सब्जी लेना होता है, सब्जी वाले अंकल के पास एक साइड से एक बार लगा होता है जिसको लिखा होता है 1 kg, और यहां से अगर आपको मटर लेने होंगे या आपको बेटा पी लेने होंगे, आपको टमाटो लेने होंगे, पटेटो लेने होंगे, वो यहां से वो क्वांटिटी चेंज करता है। लेकिन ये वाला 1 kg बार चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड रहता है। वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी के लिए एक की डेंसिटी फिक्स्ड रहेगी, वो हमें मिली वाटर की। हाँ, अगर हमें किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी देखनी होगी, उसके लिए हम रेफरेंस के तौर पे कौन लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, जब हम किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी लिखेंगे तो लिखेंगे रो मीन्स डेंसिटी, आर मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। जिस किसी सबस्टेंस की भी हमें डेंसिटी देखनी होगी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ठीक है। अब देखो, अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड मुझे देखनी होगी तो मैं लिखूंगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड, है ना। तो वो कितनी आएगी, डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वुड मैंने अभी आपको बोला 800 है ना, केजी पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये और ये कैंसल हो जाएगा, 20 कट हो जाएंगे, 2 4 8 2 5 10, ये बनेगा 4/5 बनेगा ना, या शॉर्ट में ये बनेगा, यहां पे अगर हम देखेंगे ये बनेगा 0.8। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड कितनी आएगी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड आएगी 0.8, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट डेंसिटी इसकी देखेंगे वो आएगी बेटा 800 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज रिलेटिव। अब आप मुझे बताओगे रिलेटिव डेंसिटी के डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के डायमेंशनल फार्मूला, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका आएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी आएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये कैंसल हो जाएगा, दिस विल बिकम यूनिटलेस क्वांटिटी। लिखो, नोट डाउन, relative density may be defined as density of the substance to that of it is ratio of density of, यहां पे मैं लिखवाऊंगा, it is ratio of density of a substance to that of density of water, है ना बेटा। तो it is a unitless quantity, most important, relative density is unitless quantity, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, it contains just a number, इसके पास सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कीजिए। अब मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आऊंगा जिसमें लिखा होगा किस चीज की कितनी डेंसिटी है और उनकी कितनी रिलेटिव डेंसिटी है। तो यहां पे आप देख सकते हो, मैंने एक चार्ट आप लोगों के सामने रखा है, इसमें लिखा है नेम ऑफ द सबस्टेंसेस, इनकी डेंसिटी और इनकी रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी को मैं यहां पे लिखूंगा दिस शुड बी इन मास
per unit volume. This should be in kg per meter cube और इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा. डेंसिटी ऑफ एयर बहुत ही ज्यादा कम होती है 1.29. डेंसिटी ऑफ वुड में आपको पहले ही बता चुका हूं 800 होती है और डेंसिटी ऑफ वुड यहाँ पे लिखा है 800. रिलेटिव डेंसिटी 800 डिवाइड बाय 1000 0.8 ये भी बता चुका हूं. डेंसिटी ऑफ आइस कितनी बेटा 920 और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 0.92. डेंसिटी ऑफ एयर 1000 बता चुका हूं बट ये सिर्फ एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है. इसकी रिलेटिव क्या है ये 1000 डिवाइड बाय 1000 दैट विल बिकम 1. गिलास की कितनी होती है 2500 होती है गिलास की, ठीक है, और आयरन की होती है 7900. मरकरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना 13600 इसकी डेंसिटी होती है. हाँ अक्सर आपको ये सुनने में मिलेगा कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6. नो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ व्हाट मरकरी, नॉट इट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी. तो यहां तक था हमारा आज का आपका टॉपिक. तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ये चीजें आप याद कर लीजिए किसकी कितनी